हेलो मेरे दोस्तों, वीना कुमारी जिनकी एज 65 इयर्स है, उन्हें अभी कुछ दिनों पहले उनके फोन पर एसएमएस आया कि उनका बैंक अकाउंट सही केवाईसी ना होने के कारण ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैसेज में एक लिंक थी और तुरंत उन्हें केवाईसी अपडेट करने को कहा गया था। उन्होंने लिंक पर क्लिक करके अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और बाकी सारी इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी और थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक और मैसेज आया कि उनके बैंक अकाउंट से 50,000 रुपीस निकाल दिए गए हैं। आजकल न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर ऐसे इंसिडेंट्स को सुनना बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है। सीनियर सिटीजन्स को इस एक प्रॉब्लम के अलावा कहीं और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाले पैसों को कहां इन्वेस्ट करें, या फिर ओल्ड एज में बढ़ते मेडिकल कॉस्ट को कैसे टैकल करें, या फिर प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग से कैसे बचे, अपने एसेट्स को कैसे सही तरीके से नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें और तरह तरह के फ्रॉड्स से बचने के लिए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना चाहिए। सो एक एक करके लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है। इस वीडियो से हमें ना बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, खुद के लिए नहीं तो आपके पेरेंट्स और बाकी सीनियर सिटीजन्स की हेल्प करने के लिए। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो द फर्स्ट डायलेमा जो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स फेस करते हैं वो ये है कि उन्हें अपने रिटायरमेंट का अमाउंट कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद वन सिंपल एग्जांपल। मिसेस सबनिस की एज है 60 इयर्स और उन्होंने अभी कुछ महीनों पहले ही मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी से रिटायरमेंट ली है और उनके हस्बैंड की कुछ सालों पहले डेथ हो गई। उनके दोनों बच्चे, उनकी शादी हो चुकी है और वो दोनों बैंगलोर में वेल सेटल्ड है। मिस सबनिस के पास उनके पीपीएफ, ईपीएफ और कुछ म्यूचुअल फंड्स को मिलाकर 90 लाख रुपीस है और उनका खर्चा है 3,60,000 रुपीस पर एनम। सो अब उन्हें इन पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, उन्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ये एक्सपेंसेस 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल बढ़ने ही वाले हैं। सो नेक्स्ट ईयर ये एक्सपेंसेस बढ़कर हो चुके होंगे 3,85,000 रुपीस एंड सो ऑन। और दूसरी बात ये है कि उन्हें उनके पैसे कुछ ऐसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि वो बढ़ती महंगाई के साथ इन पैसों की परचेजिंग पावर को भी रिटेन कर सके, या इन शॉर्ट वो इन्फ्लेशन से ज्यादा का रिटर्न भी अर्न कर सके। अब इन कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि मिसेस सबनिस रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन्हें पोस्ट टैक्स 5% का रिटर्न मिलता है, तो अगले 11 इयर्स के लिए उन्हें 41,52,000 रुपीस की जरूरत होगी और वो ये अमाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना, पोस्ट ऑफिस MIS, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा अमाउंट वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करके SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं, जो थोड़ा टैक्स फ्रेंडली ऑप्शन है और SWP पर 5% से ज्यादा का रिटर्न भी कमाया जा सकता है। तो 7% इन्फ्लेशन और 5% पोस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से अगले 11 इयर्स के लिए ये 41,52,000 रुपीस उनके लिए इनफ होंगे। अब 10 लाख रुपीस इमरजेंसी फंड्स को साइड करने के बाद 38,48,000 रुपीस का जो बैलेंस अमाउंट है, उन पैसों की जरूरत उन्हें अगले 11 इयर्स तक नहीं पड़ने वाली, विच मीन्स कि इन पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए 12% पोस्ट टैक्स रिटर्न अजम्पशन के हिसाब से लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस अमाउंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू 11 इयर्स बाद होगी अप्रोक्सीमेटली 1,34,00,000 रुपीस और मिसेस सबनिस इस अमाउंट को 70 की एज के बाद यूज कर पाएंगे। सीनियर सिटीजन्स को यूजुअली सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेकर उनका रिटायरमेंट कॉर्पस इन्वेस्ट करना चाहिए। नॉर्मली सीनियर सिटीजन्स बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा मिस सेल किए गए प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाय द टाइम वो ये रियलाइज करते हैं कि उनसे गलती हो गई है, काफी देर हो चुकी होती है। सो अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि महंगाई बढ़ने के कारण आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा और उस अमाउंट को आप कैसे प्लान करोगे, या फिर आपके बाकी फाइनेंशियल गोल्स जैसे घर खरीदना, वेकेशंस, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सीनियर सिटीजन्स को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट
करने से डरना नहीं चाहिए। 60 to 75 की एज तक वो अपने कॉर्पस का 40% तक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं और 80 इयर्स के बाद उनका इक्विटी एक्सपोजर 0 होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस को देखकर अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऊपर आई इस आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड डायलेमा दैट एल्डरली पीपल फेस, जो है ओल्ड एज में हाई मेडिकल एक्सपेंसेस। चलिए तो समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ। संजय खन्ना जी की एज है 61 इयर्स और पिछले साल वो रिटायर हुए हैं प्राइवेट कंपनी के जॉब से, जहां उन्होंने 30 इयर्स काम किया और सीनियर पोजीशन पर होने के कारण उन्हें उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती थी और इतने सालों में उन्हें कभी अपना पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस लेने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। लेकिन अब खन्ना जी रिटायर हो चुके हैं और ऑर्गेनाइजेशन वाला इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है। खन्ना जी की माइनर ब्रेन सर्जरी भी हो चुकी है कुछ सालों पहले, प्लस उन्हें डायबिटीज भी है और ऐसे में खन्ना जी को अब मेडिकल इंश्योरेंस मिल पाना डिफिकल्ट हो रहा है। तो ऐसे सेम सिचुएशन से कई सारे सीनियर सिटीजन गुजरते हैं। नॉर्मली हर इंसान को लेट 40s में या अर्ली 50s में अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ एग्जिस्टिंग डिजीज पर 3 to 7 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है और उसके अलावा कंपनीज को पे और डिडक्टेबल जैसे क्लॉजेस भी अप्लाई करती है और प्रीमियम भी काफी ज्यादा का होता है और वर्स्ट केस नया इंश्योरेंस मिलना इम्पॉसिबल भी हो जाता है। खन्ना जी को 5 लाख रुपीस का बेस प्लान खरीद कर सुपर टॉपअप खरीदना चाहिए, जिससे कि उनके प्रीमियम का कॉस्ट कम हो सकता है और उन्हें अपनी बेटी की ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड किए गए हेल्थ इंश्योरेंस में भी अपना नाम एनरोल करना चाहिए। और खन्ना जी के पास एक अच्छी रकम होनी चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड, जिनका इस्तेमाल वो इमरजेंसी के समय पर कर सकते हैं। कई सारी इंश्योरेंस कंपनी सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। कुछ एग्जाम्पल्स दूं तो HDFC अर्गो माई हेल्थ सुरक्षा, स्टार हेल्थ सीनियर सिटीजन रेड कारपेट, आदित्य बिरला एक्टिव केयर प्लान वगैरह वगैरह। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड डायलेमा जो सीनियर सिटीजन फेस करते हैं, एंड दैट इज फ्रॉड एंड मिस सेलिंग। ज्यादातर सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मिस सेल किए जाते हैं। उसका पहला रीजन है कि उनके अकाउंट में एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस क्रेडिट होता है, एंड सेकेंड कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इतने बड़े अमाउंट को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन को उन बैंकर्स और एजेंट्स से दूर ही रहना चाहिए जो मोटे कमीशन कमाने के लिए पॉलिसीज बेचते हैं। सेकेंडली, अगर उन्हें कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है जहां 5-10 साल का लॉक इन है तो उन्हें उस इन्वेस्टमेंट में बिना उस प्रोडक्ट को समझे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। खास करके ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज, पेंशन प्लान्स और यूलिप पॉलिसीज में अगर प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपने फैमिली मेंबर्स को नॉमिनी या जॉइंट होल्डर रखना चाहिए और उनकी हेल्प लेनी चाहिए। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल फ्रॉड की, तो फ्रॉड से बचने के लिए उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स से एक डूज एंड डोंट की लिस्ट बनवानी चाहिए। हो सके तो बड़े फोन वाले फोन यूज करने चाहिए सो दैट वो मैसेजेस को सही से समझकर इंटरप्रेट कर सके। फैमिली मेंबर्स को उन्हें समझाना चाहिए कि पासवर्ड, पिन और OTP शेयर करने का या फोन में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का क्या रिस्क हो सकता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट डायलेमा, दैट इज पासिंग ऑन द लेगेसी टू द नेक्स्ट जनरेशन। इंडिया में ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को विल बनाने की सलाह दे दे तो पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन विल बनाए बिना चले जाने पर काफी इश्यूज हो सकते हैं। या तो पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि किसे क्या देना है, या फिर उन्हें ये नहीं पता होता कि कैसे देना है। और कई बार इसी रीजन की वजह से भी पेरेंट्स लेगेसी प्लानिंग को डिले करते हैं। सबसे पहले तो एज्ड पेरेंट्स को उनके एसेट्स की लिस्ट बनानी चाहिए और फिर उन्हें उन एसेट्स को कैसे पास ऑन करना है उनकी लिस्ट बनानी चाहिए और फिर उन्हें किसी कॉम्पिटेंट इंसान को अप्रोच करना चाहिए विल बनाने के लिए। और अगर वो किसी रिलेटिव का नाम विल से एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो उन्हें मेंशन करना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट्स। यूजुअली सीनियर सिटीजन्स गिफ्ट डीड के द्वारा अपने एसेट्स पास ऑन करना चाहते हैं जब वो जिंदा होते हैं टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को फिर ओल्ड एज में अपने बच्चों पे डिपेंड करना पड़ता है। सो कुछ कॉमन पॉइंट्स की बात करें जिनका ख्याल सीनियर सिटीजन्स को करना चाहिए, वो है अवॉइड बैंक स्टाफ एंड एजेंट्स, डोंट रिएक्ट टू पैनिक मैसेजेस, डोंट गिव आउट एनी इंफॉर्मेशन ऑन फोन, ईमेल, SMS, etc. अवॉइड डाउनलोडिंग एनी एप्लीकेशंस फ्रॉम एनी लिंक दैट यू रिसीव, अवॉइड
transferring money based on the chat from any messenger or even email if it is from your friend. And finally, इस वीडियो के टॉपिक का इंस्पिरेशन मुझे इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ते समय मिला, लेकिन मैंने काफी सारे एग्जांपल्स को ऐड करके इसे और भी सिंपल बनाने की कोशिश की है। और अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। और अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए क्या एक्शंस लेने होंगे, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली, आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।